जय हिंद साथियों। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। तो आज की हमारी क्लास होगी संख्याओं के आधार पर। देखते हैं तो पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ये जो संक्रियाएं हैं आपको क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर पर मिलेगी। तो इनको हम अभी से सिखाते हैं। ये क्लास हमारी होगी कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के लिए। सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी इन क्लासों में। हम जितना भी बताएंगे आपको सभी क्लासों में, तो 5 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कुछ भी किसी के ऐसा नहीं होगा कि किसी को पढ़ाई से कुछ अलग हो, सबको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, और यह आवश्यक नहीं कि उनका अंतर तथा भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या हो। अगर हम दो पूर्ण संख्या लेंगे, उनका हम योगफल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या होगा। जैसे पाँच पूर्ण है हमारा और प्लस 6 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 11, जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। और यदि हम 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, तो हमें मिलेगा 30, जो कि होगा पूर्ण संख्या। मगर यह आवश्यक नहीं है कि हम जिस भी पूर्ण संख्या का अंतर निकालें, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर करेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि पूर्ण संख्याओं का अंतर हमें पूर्ण ही प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए हम 5 और 6 का अंतर निकालते हैं तो 5 में से 6 घटाने पर हमें मिलता है -1, और -1 मिलेगा तो -1 हमारा होता है क्या, जैसे 5 से हम 6 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, और -1 हमारा होता है ऋण पूर्णांक होता है। और जैसे अगर हम 5 में 6 का भाग दें, अगर हम दो पूर्ण संख्या है, इन दोनों को, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम 6 से 5 में भाग दे रहे हैं तो हमें दशमलव में जाएगा, और दशमलव की कोई भी संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो जब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा तो इन्हें हम अलग रखते हैं संख्याओं से। ठीक है, अब आगे इसके आगे हम बताते हैं आधारभूत संक्रियाएं इसी की। ठीक है, अब हमारा होगा पूर्ण संख्याओं के बाद आधारभूत संक्रियाएं। तो आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटाना और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। तो आपको वो चारों नियम हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, मतलब 1 by 1 करवाते हैं। ठीक है, तो आइए, पूर्ण संख्याओं के बाद हमारी अगला है आधारभूत संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटाना और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आइए, हमारा पहला नियम क्या है बताते हैं, संवरक नियम। पहला नियम है हमारा संवरक नियम। यह हमारा नियम फर्स्ट है, और इसमें जोड़ के लिए, जैसे हम 3 + 5 तो हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 7। ठीक है, ये संवरक नियम है जैसे हम जोड़ते हैं। या 9 + 3 तो हो जाएगा 12। और इधर गुणा के लिए हमारा नियम यही है, संवरक नियम। तो जैसे 3 × 5 ये हो जाएगा 15, 7 × 3 7 × 21। तो ये हमारा संवरक नियम है। अब हमारा अगला होगा, संवरक नियम के बाद हमारा अगला नेक्स्ट है क्रम विनिमय नियम।
क्रमविन्मय नियम। और ये क्रमविन्मय नियम हमारा पहले जोड़ के लिए, तो जैसे मान लो 3 + 5 = 5 + 3, इनके अगर क्रम बदल दिए जाएं तो इनके मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। 5 3 8 = 8, ठीक है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब जैसे दूसरा सेकंड है 9 + 2 और 2 + 9, 9 में 2 जोड़ेंगे या 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम जोड़ के बाद गुणा के लिए, क्रमविन्मय है, ठीक है। तो फर्स्ट है, अगर हम 3 में 5 का गुणा करते हैं तो इसका क्रम बदल देंगे बस। 5 × 3 तो 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, या 7 × 3 = 3 × 7। क्रम बदलने पर 7 × 21 इसका होगा, और ये 3 × 7 = 21। तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक में आपने देखा। ये अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। तीसरा है हमारा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, तो जोड़ के लिए फर्स्ट जोड़ के लिए निकालते हैं तो हो जाएगा जैसे 3 + 5 + 3, या इसे हम 3 + 5 + 3 ऐसे करेंगे। तो 3 ये रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, इक्वल 3 5 8 + 3 ये हो जाएगा 11, और इधर 11। मान में हमारे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी हम रखें, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट गुणा के लिए, तो 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रख लें, बराबर 2 × 3 × 5, यह है हमारा सहचर्य नियम। तो पहले 2 गुणे साइड में रखेंगे बाहर ही, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15, बराबर जैसे 2 3 6 × 5, 15 दूनी 30, और ये 6 5 30। तो हमारा देख रहे हैं आप, दोनों में कोई भी मान परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारा इस सहचर्य नियम के बाद आएगा बंटन नियम। तो बंटन नियम हमारा चौथा है, बंटन नियम। अब बंटन नियम आप समझिए, बंटन नियम क्या होता है। इसमें दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा है 3 × 4 + 5, तो बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4 और प्लस बीच में, फिर उसके बाद होगा 3 × 5। तो जैसे 3 × हम 5 4 9, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, तो 9 3 27, बराबर 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27। तो ये हमारा हो गया बंटन नियम। तो उम्मीद करते हैं अभी तक में आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बंटन नियम के बाद जो हमारा अगला होगा वो होगा इकाई तत्व या तत्समक। तो जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई 0 तथा गुणा की संक्रिया के लिए 1 को इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है। अगर जोड़ में हम किसी संक्रिया को करेंगे तो वो होगा हमारा 0 संक्रिया, ठीक है। और अगर गुणा की संक्रिया के लिए होगा तो वो होगा 1, जो इकाई तत्व या तत्समक कहलाएगा। तो 0 के गुण समझते हैं। 0 के गुण क्या हैं? यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। हम किसी संख्या में 0 जोड़ दें या घटाएं, कोई भी मान परिवर्तित नहीं होगा। आइए बताते हैं कैसे। जैसे हम 3 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो मान हमारा 3 रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो मान हमारा 5 होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। 4 से 0 घटाते हैं तो मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, 4 होगा।
जैसे 7 से 0 घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7 होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे और ये भी होता है कि अगर किसी संख्या से गुणा 0 में गुणा करवाएं या 0 से किसी संख्या में गुणा करवाएं, बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे 4 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, 3 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। या किसी संख्या में जैसे 5 गुणे 0, किसी संख्या में 5 में हम 0 से गुणा करवाएं तो 0 हो जाएगा, 7 में 0 से गुणा करवाएं तो भी 0 हो जाएगा। मान सेम आएंगे। ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, 0 हो जाएगा इसका परिवर्तन होके। तो किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 होगा और कुछ भी मान नहीं आएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी हो। अगला पॉइंट है, किसी संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा, भागफल 0 होगा। जबकि 0 से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। जैसे 0 में हम अगर 5 से भाग देते हैं तो 0 आएगा, और 5 में 0 से भाग देना पड़ेगा तो अर्थहीन हो जाएगा या अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला पॉइंट हम बताते हैं। अगला है हमारा अब 0 के अतिरिक्त किसी भी संख्या की घात 0 होने पर परिणाम 1 मिलता है। जैसे 4 की घात अगर हम 0 करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, 9 की घात अगर 0 है तो परिणाम 1, 5001 की घात अगर 0 है तो परिणाम 1, 5 9 6 7 4, 59,674 की घात अगर 0 है तो परिणाम। कहने का मतलब ये है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। और अब 1 के गुण, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या के किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे 4 गुणे 1 4, 9 गुणे 1 9, 1 गुणे 9 9। 1 इसके साथ हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे या 1 से किसी संख्या में तो मान वही रहेगा जो संख्या होगी। 7 8 4 गुणे 1 तो 784, कितनी भी बड़ी संख्या कोई भी मान परिवर्तन नहीं। और अगर कोई भी संख्या, ये 2 पॉइंट और ध्यान दे लीजिए आप, जैसे किसी भी संख्या का कोई भी संख्या माइनस में है, अगर उसकी घात सम है तो सम धन पूर्णांक है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे -1 की घात सम है तो यहाँ पे -1 हमारा प्लस में हो जाएगा, और अगर -1 की घात विषम में है, विषम धन पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा -1। बस।